नमस्कार साथियों, मैं अजय कुमार। अरविंद केजरीवाल की हार का सबसे बुनियादी कारण यही है कि भाजपा दिल्ली के लोगों के दिमाग में यह भरने में कामयाब रही कि अगर अरविंद केजरीवाल चुनकर आएंगे तो भाजपा वाले काम नहीं करने देंगे। दिल्ली की जनता अगर अपना काम करवाना चाहती है तो केजरीवाल को सत्ता से बाहर रखे, नहीं तो केजरीवाल और एलजी की लड़ाई में दिल्ली की जनता का कोई काम नहीं होगा, वह पिस कर रह जाएगी। यही वह बुनियादी कारण है जिसने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की गद्दी से बाहर का रास्ता दिखाया है और भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की गद्दी पर बिठा दिया है। पिछले कई सालों से आप दिल्ली की खबरों को केवल उठाकर पढ़िए, आपको हर महीने 2-3 महीने पर यही खबरें दिखाई देंगी किसी ना किसी इलाके से कि किसी ना किसी विषय पर कि दिल्ली की सरकार और एलजी के बीच किसी ना किसी विषय पर लड़ाई चल रही है। एलजी ने यह फाइल रोक दिया, उस फाइल पर सिग्नेचर नहीं किया, उसकी नियुक्ति रोक दी, उसको सस्पेंड कर दिया और इसके बाद आम आदमी पार्टी का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बारी आती है कि दिल्ली की सरकार को काम ही नहीं करने दिया जा रहा है। इस तरह की टकराहट भरी खबरों के बाद जो छवि निकलती है वह यही है कि आम आदमी पार्टी जैसी छोटी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जैसी बलशाली पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकती है। केजरीवाल अच्छा करें या बुरा करें, आम आदमी पार्टी अच्छा करे या बुरा करे, मगर अगर जनता ने केजरीवाल एंड कंपनी को, आम आदमी पार्टी को दिल्ली की गद्दी सौंप दी तो भाजपा आम आदमी पार्टी की सरकार चलने नहीं देगी। मतलब पिछले कई साल की लड़ाई से दिल्ली के लिए जो विकल्प निकल करके आ रहा था वह यह था कि या तो भाजपा को सत्ता सौंप दीजिए या भाजपा दिल्ली का काम नहीं होने देगी। यहीं पर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी मतलब आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव हार गई। अगर चुनावी नतीजे के आंकड़े उठाकर देखें तो आंकड़े यही कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में वोटों का अंतर बहुत ज़्यादा नहीं है। दोनों को 40% से ज़्यादा वोट मिले हैं। अंतिम नतीजे आने तक दोनों के बीच जो वोटों का अंतर होगा मुश्किल से 5% के भीतर ही रहने वाला है। यानी आम आदमी पार्टी ने लड़ाई के मैदान में, चुनावी लड़ाई के मैदान में डटकर लड़ाई लड़ी है। केजरीवाल की टीम डटकर खड़ी रही है। केवल अरविंद केजरीवाल को जिस तरह से भारत में दूसरी सरकारों को सरकार चलाने का मौका मिलता है वैसे ही सरकार चलाने का मौका मिलता तो बाजी अब भी अरविंद केजरीवाल के हाथ में ही रहने की संभावना बनती है। मगर अरविंद केजरीवाल ने जो अपनी पार्टी के साथ किया वही भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल के साथ कर दिया है। आप पूछेंगे कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी के साथ क्या किया, तो केजरीवाल की राजनीति की उम्र मुश्किल से 10 साल है, 10 साल के आसपास है। राजनीति की दुनिया में 10 साल कोई बहुत बड़ा मायने नहीं रखता है। इतने छोटे से समय में केजरीवाल अपने हर उस बुनियादी सिद्धांत से अलग हो गए जिस बुनियादी सिद्धांत पर उन्होंने भारतीय राजनीति में आम आदमी पार्टी को खड़ा किया था। योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण जैसे पार्टी के वैचारिक धड़े को बाहर निकाल दिया। पारदर्शिता, शुचिता, भ्रष्टाचार विरुद्ध जो भी बात किया करते थे सब खत्म कर दिया। केजरीवाल और केजरीवाल की मौजूदा वक्त की जो टीम से जिस तरह की छवियां निकलती हैं वह कहीं से भी भ्रष्टाचार विरोधी छवियां नहीं हैं। अरविंद केजरीवाल और केजरीवाल की आम आदमी पार्टी उन्हीं परंपरागत पार्टियों के कीचड़ में मौजूद एक पार्टी बन चुकी है जिसके साथ भ्रष्टाचार का रिश्ता छिपाए नहीं छिपता है। मतलब अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के पास कहने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे वह लोगों के बीच में यह साबित कर पाएं कि वह भारतीय राजनीति में दूसरी पार्टियों से अलग है। मौजूदा वक्त में उनकी कोई अपनी विशिष्ट पहचान नहीं है। मतलब अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से अपने ही सिद्धांतों की बलि दी है उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ लड़ते हुए संघवाद की बलि दी है, फेडरलिज्म की बलि दी है। जहां पर अप्रैल 2021 में दिल्ली क्षेत्र के लिए एक ऐसा संशोधित कानून पास हुआ कि मुख्यमंत्री की सारी शक्तियां ही चली गईं और अरविंद केजरीवाल ने जनता से पूछा कि अब मुख्यमंत्री कहां जाएगा, जिसका जवाब उसी साल के अंत आते आते तिहाड़ जेल बनी। केवल वे ही नहीं, उनके 2 मंत्री भी जेल चले गए। सरकार का रहा सहा इकबाल भी खत्म हो गया। शराब नीति घोटाला और शीश महल जैसे घोटाले ऐसे घोटाले हैं कि अगर इसी तरह के घोटाले भारत की दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों में खोजी जाएं तो भारत के ज्यादातर नेता जेल के भीतर बंद होंगे। मगर उन सबके साथ जो अच्छी बात है वह यह है कि उन पर आरोप लगाते हुए कोई यह नहीं कहेगा
कि यह तो भ्रष्टाचार विरोधी बातें किया करते थे, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन खड़ा करके राजनीति में आए थे, उनके लिए लोग यही कहेंगे तो भ्रष्टाचारी थे, इनका भ्रष्टाचार उजागर हो गया। मगर अरविंद केजरीवाल के साथ जो सबसे अच्छी और बुरी बात यही है कि उनकी तुलना हमेशा उन्हीं की गई बातों से होती है, जहां पर वह भ्रष्टाचार का विरोध करते हुए जुझारू नेता के तौर पर दिखाई देते हैं और उन्हीं की कही गई बातें उनके कदमों को खारिज कर देती हैं। अरविंद केजरीवाल राजनीति के इनसाइडर खिलाड़ी नहीं हैं, बल्कि आउटसाइडर खिलाड़ी हैं। ऐसे खिलाड़ियों की चमक तभी तक बनी रहती है जब तक उनके व्यक्तित्व का जादू चलता है। पिछले 10 साल के कार्यकाल के दौरान अरविंद केजरीवाल के व्यक्तित्व का जादू लगभग खत्म हो चुका है। उन्हीं के पार्टी से निकले हुए लोग उन्हें तानाशाह कहते हैं। यह कहते हैं कि वो एक छोटी सी मंडली की बात सुनते हैं और उन्हीं के हिसाब से चलते हैं। झूठा कहते हैं, धोखेबाज कहते हैं, दिखावटी नेता कहते हैं और उनकी बातों से अक्सर हाँ ये लगता है कि वो नौटंकी ज़्यादा करते हैं, उसमें यथार्थ और तत्व बहुत कम है। और सबके सामने ऐसे कई उदाहरण भी हैं जहां पर अरविंद केजरीवाल वही दिखाई देते हैं जैसे नेताओं की जरूरत भारतीय राजनीति को अब नहीं है। दिल्ली दंगा होता रहा, अरविंद केजरीवाल चुप रहे। सीए एनआरसी के आंदोलन पर उन्हें कुछ भी नहीं बोला। संविधान की धज्जियां उड़ती रहीं, मगर उन्होंने वही काम किया जो संविधान विरोधी थे। उनकी पार्टी पर यहां तक आरोप लगा कि उन्होंने पैसे लेकर के राज्यसभा की सीटें बेच दी हैं। कुल मिलाजुलाकर कहने का मतलब यह है कि मौजूदा वक्त की राजनीति की दुनिया में अरविंद केजरीवाल के भीतर ऐसा कुछ भी नहीं है जो उन्हें दूसरे नेताओं से अलग खड़ा करता हो, जिसके लिए भारतीय जनता अपना जी जान लगा देने के लिए ठीक वैसी ही खड़ी दिखाई दे जैसा वह साल 2013 में दिखाई थी, साल 2015 के चुनाव में लड़ती हुई दिखाई दी थी। अरविंद केजरीवाल वैसे नेता में तब्दील हो चुके थे जिन्हें चुनावी प्रबंधन करके आसानी से किनारे लगाया जा सकता था। यही हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के बीच में संदेश दिया कि अगर केजरीवाल चुनकर आएंगे तो दिल्ली का काम नहीं होगा। पिछले 5 साल से भारतीय जनता पार्टी ने यही संदेश देने का काम किया है और लोगों को लगा कि केजरीवाल में तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि केजरीवाल के लिए खड़ा हुआ जाए। अगर भारतीय जनता पार्टी चुनकर आती है तो कम से कम लड़ाई तो नहीं होगी, रोड़ा और टकराहट तो नहीं होगा और दिल्ली की जनता का कम से कम कुछ तो काम होगा। बाकी लोकतांत्रिक चुनावी राजनीति के लिए सबसे बुरी बात यह है कि दिल्ली जैसे छोटे से इलाके में भी लोकतांत्रिक चुनावी राजनीति संविधान के मुताबिक संभव होती नहीं दिख पा रही है। दिल्ली मेट्रो सिटी है, आवागमन अच्छा है, छोटे छोटे 70 विधानसभा के क्षेत्र हैं, 3 करोड़ के आसपास जनता है, मगर उसके बावजूद भी वहां पर चुनाव इस तरह से नहीं हो पा रहा है कि लोग अपने विधायक के काम को देख करके वोट दें, अपने विधायक के बारे में जानें, विधायक से सवाल जवाब करें, विधायक से मिल सके। वहां भी लोग पर्सनालिटी कल्ट में फंसे हुए हैं, पार्टीबाजी में फंसे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल के नाम पर वोटिंग होती है, नरेंद्र मोदी के नाम पर वोटिंग होती है, कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी पार्टी के नाम पर वोटिंग होती है, विधायक के नाम पर वोटिंग नहीं होती है। इस तरह की वोटिंग से जीत और हार हो सकता है, मगर लोकतंत्र को कोई फायदा नहीं पहुंचता है। जमीन से जुड़े हुए नेता स्वतंत्र तौर पर सामने नहीं आ पाते हैं, वह दब के रह जाते हैं। सब कुछ केवल पार्टीबाजी में फंसकर तबाह हो जाता है। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस के लिए भारतीय चुनावी राजनीति की दुनिया बहुत ही ज्यादा बीहड़ होती जा रही है। आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि कांग्रेस के पास जो पहचान है वह भारत में किसी भी पार्टी के पास नहीं है। कांग्रेस स्वतंत्रता संघर्ष की पार्टी है, आजादी की लड़ाई की पार्टी है, इतना बड़ा उसका विरासत है। भारत की चुनावी राजनीति में उसका राजनीतिक सूरज अब टिमटिमाते हुए बल्ब में नजर आ रहा है। अरविंद केजरीवाल जैसा नेता 10 साल में जिसने अपना सारा का सारा सिद्धांत खत्म कर दिया, मगर उसके बावजूद भी उसके ऊपर एंटी इनकम्बेंसी भी रही, तब भी वह 40% से ज्यादा वोट का हकदार बन रहा है। भाजपा के साथ केंद्र की एंटी इनकम्बेंसी चल रही है, लगातार आलोचना हो रही है, मगर फिर भी वह सरकार पर सरकार बनाते जा रही है। मगर कांग्रेस 10 साल विपक्ष में रहने के बाद भी अपना खाता तक नहीं खोल पा रही है। शुक्रिया।